स्वागत है डेली करंट अफेयर की सीरीज में, जहां पे हम आपके लिए फिर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं आज के इंपॉर्टेंट, जहां से परीक्षाओं में बार बार सवाल झोला भर भर के पूछे जाते हैं। कॉपी कलम के साथ नहीं बैठना, बस तथ्य को पढ़ते रहिए। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रतिदिन की तरह मिल जाएगी। और हाँ, इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जहाँ पर आज हम लोग 27 सितंबर 2022 की क्लास पढ़ रहे हैं। तो चलिए, अब की बार एक सेट हमारे में इस करंट की सीरीज को हम लोग पढ़ते हैं, जहां करंट और विविध की सीरीज होगी। पहला प्रश्न आपके सामने आपका डिस्प्ले पर है। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक विस्तृत ढांचे का अनावरण किया गया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है। जाते जाते एक सवाल आपसे है, मतलब शुरुआत करते करते, कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है। तब तक इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो होगा आपका सेबी ही है। एशियाई विकास बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय निर्यात आयात बैंक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा इसका ए, भारतीय प्रतिभूति बोर्ड विनिमय बोर्ड। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ चलते हैं, क्योंकि प्रश्न के साथ साथ इसकी विस्तृत व्याख्या भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी कहते हैं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं के लिए विस्तृत ढांचे का अनावरण किया है। यह पंजीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के लिए एक गैर लाभकारी संगठन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। पूंजी बाजार नियामक सेबी, माने जो पूंजी बाजार संबंधी जितने उसके नियम कायदे सेबी बनाता है ने पहले सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए सामाजिक उद्यमों को धन जुटाने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया था। हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 2 की तरफ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपको प्रतिदिन सुबह 6 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा आप सभी को निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में मिल जाती है। तो हाल ही में किस राज्य में कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया? मणिपुर, नागालैंड, तमिलनाडु, असम। तो जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है नागालैंड। बी वालों का जवाब सही है। बढ़ते हैं हम इसकी व्याख्या की तरफ, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि प्रश्न के साथ साथ व्याख्या भी हमें पढ़नी है। नागालैंड कारागार विभाग ने कोहिमा के जेल में कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी के लिए जेल कर्मचारियों की उपस्थिति आवेदन की शुरुआत की। आवेदन आधिकारिक तौर पर जेलों छपाई स्टैंडरी के सलाहकार H. हेंग द्वारा लॉन्च किया गया। राजनेता ने सभा को संबोधित करते हुए कार्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्मार्ट विचारों के साथ आने के लिए जेल महानिदेशक HGCD और SDRF रुपिन शर्मा के नेतृत्व वाले विभाग की सराहना भी की। हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 3 की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा किस स्थान पर शुरू की गई? गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। तो सभी साथी जवाब देंगे फटाफट अंदाज में। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सियाचिन ग्लेशियर, अर्थात इस सवाल का जवाब हो क्या होगा? बी। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों को। और आज रात्र में आपके लिए 9:30 बजे की क्लास होगी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, और शाम के 7 बजे भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। एक करंट और विविध की सीरीज है। जी हाँ, यहाँ पर देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर उपग्रह ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा भारतीय सेना द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर 10,061 फीट की ऊंचाई पर शुरू की गई। यह मील का पत्थर भारतीय सेना के 14 कोर या फायर एंड क्यूरी कॉर्प्स को सियाचिन सिग्नल्स द्वारा हासिल किया गया। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के बाद यह भारत के रणनीतिक नियंत्रण में आया था। मेरा सवाल 1984 में ऑपरेशन जो मेघदूत हुआ था, तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे? अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा ऑपरेशन मेघदूत का संबंध भारत में किससे है। अगला सवाल आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4। हाल ही में इंडिया हाइपोटेंशन कंट्रोल इंटेक्टिव IHCI किस देश द्वारा शुरू की गई है? एक उच्च रक्तचाप नियंत्रक पहल है। अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए सवाल का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आप सभी के लिए वह है आपका भारत। बी वालों के जवाब फिर से यहाँ पे सही है। आइए देखते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इंडेक्टिव भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक उच्च रक्तचाप हस्तक्षेप है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, राज्य सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत की एक सहयोगी पहल है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की जो है पहल है। हम बढ़ते हैं आज के एक और अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं।
एल्विस अली हजारिका नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले तैराक बने। इनका संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका डी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। आइए ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का विस्तृत व्याख्या क्या है। असम के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तैराक एल्विस अली हजारिका ने उत्तर पूर्वी उत्तरी आयरलैंड और दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच एक जलडमरू मध्य उत्तर चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने में उपलब्धि हासिल की है। अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 6। हाल ही में देश की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा कहाँ से कहाँ शुरू की जाएगी? एक बात ध्यान दीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो ई लर्निंग विद दुर्गेश पर है। सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, वहाँ पे मिल जाएगी। और ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर जाएंगे, संपूर्ण एनसीईआरटी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जी हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी आप सभी की जानते हैं कि सफलताओं की कुंजी होती है। और एनसीईआरटी जो आपको मिलेगी एनसीईआरटी वो 6 to 12, जी हाँ 6 to 12 तक कंप्लीट, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी। तो यहाँ पर क्या होगा? वाराणसी से बोगीबील, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से वाराणसी, वाराणसी से पटना। तो सभी साथी जवाब देंगे हाल ही में देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा कहाँ से के बीच शुरू की गई? सभी साथी जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, यहाँ से होगा कि वाराणसी से बोगीबील, अर्थात इस सवाल का उत्तर ए होगा। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ चलते हैं। वाराणसी से बोगीबील माने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उत्तर प्रदेश और असम के बीच पर्यटन और नौवहन को बढ़ावा देने को लेकर एक योजना के बारे में जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और असम में बोगीबील के बीच देश की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा 2023 से शुरू होगी। यह देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा होगी, जो गंगा, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्र के माध्यम से 4000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल आ सकते हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की बात की है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, इस प्रश्न का फटाफट अंदाज है, इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र पर्यटन मंत्रालय दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी करने का फैसला किया है, जो कि औरंगाबाद शहर के पास में है। यह भारतीय राष्ट्रीय विरासत स्मारक है, जिसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया था। दौलताबाद किले का नाम भी बदलकर अब देवगिरी किला हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। जी हाँ, देवगिरी करने का फैसला ले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा सेना की फूट सैनिकों की लंबी मांग के बाद ले। अगला है कि हाल में भारत और किस देश के तटरक्षकों ने समुद्री संबंधों के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया? बांग्लादेश, म्यांमार, रूस। तो सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। इस प्रश्न का बांग्लादेश, अमेरिका, रूस, म्यांमार, इस प्रश्न का उत्तर होगा अमेरिका। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं, जहां पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल ने चेन्नई तट पर मेगा संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया। यूएससीजी जहाज और भारतीय तटरक्षक बल ने खोज और बचाव कार्यों पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान किया। संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के तटरक्षकों को एक दूसरे की क्षमताओं से परिचित कराने और एकमुश्त और खुलेस इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने पर केंद्रित थे। आज का प्रश्न नंबर 9 है। जी हाँ, हाल ही में एशियाई विकास बैंक आउटलुक अपडेट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2022-23 की विकास का अनुमान कितना है? 6%, 6.5%, 7%, 8%। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 9 आज का। जी हाँ, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, 7% इसका सही जवाब है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में अपने एशियाई विकास आउटलुक के लिए एक पूरक जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2022-23 के विकास अनुमान को अप्रैल में अनुमानित 7.5% घटाकर 60% कर दिया गया। आज का अंतिम सवाल है। जी हाँ, प्रतिवर्ष सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर। फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है आपका 23 सितंबर, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। इसी के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक करके वीडियो को रखिएगा। प्रतिदिन सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर की सीरीज आप सभी के सामने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक आ जाते हैं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा प्रतिवर्ष 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 2018 से मनाया जा रहा है। 23 सितंबर को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ का गठन किया गया। यह बाधिरों का विश्व संघ जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाने की अवधारणा लेकर आया था। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के अनुसार पूरी दुनिया में 72 मिलियन से अधिक बाधिर लोग हैं। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम पे
जुड़ सकते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से, और ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल से, फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश है, और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। वहाँ पे सभी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, सभी नोट्स आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर खरवार मिल पाएगी। चाहे पेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस शिक्षक भर्ती परीक्षा, बीओ, सभी भर्ती परीक्षाओं के नोट्स आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है, तो यहाँ पे नंबर पर दिए गए नंबरों पे कॉल करके जानकारी आप ले सकते हैं। सभी क्लासेस जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चलती है। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के दिन की क्लास मैंने आपको बता दिया, बाकी क्लास के लिए टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।